हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. ओके, हम सब ने पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा, जिसमें हमें समझ में आया कि पार्टनरशिप इज अ गुड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस शुरू करने के लिए, एक लीगल फॉर्म बनाने के लिए एक अच्छा तरीका है, बट उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, राइट? जैसे कि क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड है. मतलब अगर पार्टनरशिप के ऊपर कर्जा आ चुका है और उसे पार्टनरशिप का बिजनेस पूरा नहीं कर पा रहा है तो पार्टनर्स के घर से एसेट्स ले जाएंगे, है कि नहीं? तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी का बिजनेस था. और हमें क्या प्रॉब्लम समझ में आई? और हमें प्रॉब्लम समझ में आई कि पार्टनर अपना शेयर कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकता. अगर वो पार्टनर बन चुका है तो उसे वो फिर रिजाइन करेगा, डिसॉल्व होगी पार्टनरशिप, फिर नई पार्टनरशिप डीड रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, लेकिन ट्रांसफर ऑफ शेयर जैसी कोई चीज नहीं है, राइट? जैसे जैसे पार्टनर खत्म हो जाते हैं, पार्टनरशिप भी कहीं ना कहीं आके खत्म हो जाती है. इसके अलावा पार्टनरशिप के मेंबर्स पे एक लिमिटेशन है, करेक्ट? मैक्सिमम 20, मैक्सिमम 50, ये एक लिमिटेशन है. इसके बियॉन्ड आप लोग ऐड नहीं कर सकते. यानी अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और आप चाहते हो कि हम इसके बियॉन्ड भी लोग ऐड करें, पार्टनर्स ऐड करें, ताकि और फंड्स आ सके और ग्रोथ हो सके, तो वो चीज लिमिट हो जाती है. ये चीज आपको पार्टनरशिप अलाउ नहीं करती, करेक्ट? उसके बाद तो जो थिंकर्स थे, ठीक है ना, थिंकर्स, सोचने वाले लोग, उन्होंने क्या देखा कि भाई एक आदमी प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस चला रहा था, ठीक है, यहाँ पे 1 पर्सन था. उन्होंने देखा कि एक अकेला पर्सन क्या ही ज्यादा कर पाएगा, तो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया. ठीक है, ये सब मैं आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो इवोल्यूशन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से ये लीगल फॉर्म बढ़ती गई. तो पार्टनरशिप में समझ में आया कि आप 2 और मोर पर्सन्स ले लीजिए, ठीक है, और 2 से ज्यादा लोग मिलके ये एक पार्टनरशिप फॉर्म कर लीजिए और पार्टनरशिप में काम करना शुरू कीजिए. इसके आगे जो फॉर्म था, ठीक है, आपने देखा कि ये तो कोई एक्ट से डायरेक्टेड नहीं है, ये 1932 में ये हुआ. 1956 में आपका कंपनीज एक्ट आ गया, यानी कि जिसने कंपनी फॉर्मेशन के बारे में बात की, राइट? तो कंपनी के क्या क्या इसमें फीचर्स समझ में आए, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं. अभी कंपनीज एक्ट आपको बहुत डिटेल में डिस्कस होना है. हम लोग यहाँ पे बस एक ब्रीफ ले रहे हैं, बस एक चीज समझ रहे हैं कि यहाँ पे 2 और मोर पर्सन्स पे बात आई, लेकिन मैक्सिमम 20/50 पे रोक भी दिया गया, ठीक है. लेकिन फिर थिंकर्स ने सोचा कि नहीं, अगर और ज्यादा कॉर्पोरेट फॉर्म चाहिए तो ठीक है, पार्टनरशिप पे तो अपनी मर्जी है, रजिस्टर कराओ मत कराओ, और पार्टनरशिप इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर्स, पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप. लेकिन उन्होंने सोचा कि एक कॉर्पोरेट फॉर्म होना चाहिए, तो कंपनी का कॉन्सेप्ट आया. इसको सेपरेट लीगल एंटिटी बनाएंगे, है ना. फिर नो लिमिट ऑन मेंबर्स, प्राइवेट है तो 200, लेकिन उतने भी बहुत है, मतलब 200 लोग भी चलाना बहुत है. सेपरेट लीगल एंटिटी होगी और मेंबर्स अनलिमिटेड होंगे और ये कॉर्पोरेट फॉर्म होगा, ठीक है. लेकिन फिर समझ में आया कि अगर एक पर्सन को ये वाली जो लीगल फॉर्म है पार्टनरशिप वाली, वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टिव लग रही है. रेस्ट्रिक्टिव मतलब कि उसको ऐसा लग रहा है कि अरे अगर मुझे अपने सोर्सेज और बढ़ाने हैं तो मैं लोगों को कैसे ऐड करूं. अगर उसे लग रहा है कि मुझे लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं चाहिए, मतलब अगर पार्टनरशिप में गलती कोई और करता है तो मेरे घर से आके एसेट ले जाओ, मुझे ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए. मैं अनलिमिटेड नुकसान में घुस जाऊं, मुझे ऐसा भी सिस्टम नहीं चाहिए. तो उसको समझ में आया कि भाई पार्टनरशिप नहीं करूंगा. अब बताओ नेक्स्ट फॉर्म क्या है.
नेक्स्ट फॉर्म उसको जो आगे दिखा वो दिखा कंपनी, ठीक है, यहां से बढ़े तो यहां आए, यहां से बढ़े तो यहां आए, उसको दिखा कंपनी। कंपनी में उसको ये बात समझ में आई कि यार फॉर्म तो बहुत अच्छा है, मेरी लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी, कंपनी अलग है, हम अलग है, ठीक है, हम बस कंपनी के मेंबर हो सकते हैं। लेकिन फिर ये समझ में आया कि दिस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, हो सकता है हम इतना मैनेज ना कर पाए। ये जो कंपनीज एक्ट 1956 इस पे अप्लाई हो जाता है, हो सकता है कि हम उतनी कंप्लायंस पूरी ना कर पाए। बहुत सारी चीजें उसको यहाँ पे उस पर्सन को दिक्कत समझ में आने लगी। यही सारी दिक्कत जब थिंकर्स को भी लगी कि यार अगर एक पर्सन पार्टनरशिप में कंफर्टेबल नहीं है लेकिन कंपनी तक जाना नहीं चाहता, तो एक मिडवे होना चाहिए कि नहीं? करेक्ट, एक क्या होना चाहिए? एक मिडवे होना चाहिए। हम पार्टनरशिप में रुकना नहीं चाहते लेकिन कंपनी तक जाना नहीं चाहते, तो एक मिडवे होना चाहिए। यही जो मिडवे है आपका, ये आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है एंड इट हैज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसमें क्या है? इसमें पार्टनरशिप प्लस कंपनी, दोनों के जो सबसे अच्छे फीचर्स हैं, ठीक है, जो दोनों की गुडनेस है वो इसमें मिली हुई है और इससे ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनता है। यानी अगर कोई एक सिंगल पर्सन लगता है कि नहीं यार हम बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है, मान लो एक सिंगल पर्सन को लगता है यार अकेले कैसे बिजनेस करे, चलो, तो वो पार्टनरशिप में एंटर करता है। पार्टनरशिप में उसको कुछ प्रॉब्लम समझ में आती है, एक कि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो चुकी है, दूसरा वो सब पार्टनरशिप के एजेंट हैं, मतलब करे कोई भरे कोई। उसके बाद उन लोग को समझ में आता है कि अगर हमें और एक्सपेंशन करना है तो हम 20 से ज्यादा लोग ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो आगे बढ़ना चाहते थे, वो कंपनी तक जाना चाहते थे। लेकिन कंपनी तक जाने में समझ में आया कि कंपनी कॉर्पोरेट फॉर्म तो देगी लेकिन अपने साथ बहुत सी झंझटें भी लेके आएगी। और कंपनी का फॉर्म, कॉर्पोरेट फॉर्म तब अच्छा है जब हम एक बहुत ही अच्छे लेवल पे बिजनेस चलाना चाहते हैं, लेकिन अभी मेरा बिजनेस उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, मैं अभी उस कॉम्प्लेक्सिटी में एंटर नहीं करना चाहता, तो मैं क्या एक मिडवे खोज रहा हूं, और वो मिडवे है आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब क्योंकि ये मिडवे है, इसका मतलब है इसमें दोनों की गुडनेस है। गुडनेस क्या है? दोनों में अच्छा क्या है? पार्टनरशिप के जैसे इसमें अच्छाई है कि कई सारे लोग इकट्ठा होके एक ये लीगल फॉर्म शुरू कर सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लेकिन इसमें बुराई क्या थी कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। क्या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है? नहीं, इसका नाम ही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब जो यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पार्टनर्स का जो लायबिलिटी था वो अनलिमिटेड था, उसी चीज को सबसे पहले इसने रूल आउट कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की ओर जब बढ़े तो उसमें सबसे पहले जो पार्टनरशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, उसे उठा के रूल आउट कर दिया और इसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना दी। मतलब रहेगा ये ओवरऑल मोटा मोटा पार्टनरशिप के जैसा ही, लेकिन ये लिमिटेड रहेगा, ठीक है, सबकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी। साथ ही ये प्योर कॉर्पोरेट फॉर्म नहीं है, ठीक है, एलएलपी इज नॉट प्योर कॉर्पोरेट फॉर्म बट इट हैज क्वाइट अ लॉट ऑफ टचेस ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म। मतलब कई तरीके से ये कॉर्पोरेट फॉर्म के जैसी दिखती है, जैसे कि एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अभी बस आप सुनते जाओ, लिखा सब कुछ है बुक में, और जो लिखना होगा वो मैं बता दूंगी, ठीक है। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इट हैज द पावर टू स्यू एंड बीइंग स्यूड। इट कैन अक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, मतलब ये अपने पार्टनर्स को और खुद को अलग रखती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके अलावा पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रखती है, और मेंबर्स जो हैं आप इसमें कितने भी जोड़ सकते हैं, यानी कि वो जो एक प्रॉब्लम थी कि लिमिट हो जाएगा 20 पे आके, वो प्रॉब्लम भी नहीं है। पार्टनर्स जो हैं वो आप अनलिमिटेड रख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ में आई कि यहाँ के प्रॉब्लम्स हटाने के लिए और यहाँ की गुडनेस लेते हुए
जो एक फॉर्म बनता है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, और ये कब जाके बना है? 2008 में। मतलब 1956 से लेकर 2008 तक ऑलमोस्ट 50 साल के ऊपर लोगों के पास कोई बीच का ऑप्शन नहीं था, या तो पार्टनरशिप में रहो या तो कंपनी फॉर्म में जाओ, कोई बीच का ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज की डेट में बीच का ऑप्शन है, जिसमें हम पार्टनरशिप के आगे बढ़ सकते हैं और कंपनी को भी कंपनी फॉर्म तक भी जाने की जरूरत नहीं है, दोनों का हमें गुडनेस मिलता है। सो दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, नथिंग मच, आई विल जस्ट क्विकली read it. The Partnership Act was enacted in the year 1932. We know it. The business scenario was being changed drastically. The entire world is brought as an economic village. ठीक है, तो Partnership Act was not made in consonance with the development of the world economy. अब जिस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, पार्टनरशिप एक्ट इसको केटर नहीं कर पा रहा था। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स रखो, सारे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रख दो, ये सारी चीजें मॉडर्न वर्ल्ड में सूट नहीं हो रही थी। ठीक है, सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 suffers from certain disadvantages. We have discussed it, that the liability of each partner was unlimited. The partners are jointly and separately liable for the debts and liabilities of the firm to the risk of the personal assets. ठीक है, आपके घर से एसेट्स ले जाएंगे, आपके पर्सनल एसेट तक बात आ जाएगी अगर पार्टनरशिप का लाइबिलिटी उतरा नहीं तो, अगर पार्टनरशिप की डेट एंड लाइबिलिटी उतरी नहीं तो आपके घर के एसेट्स तक लेके जा सकते हैं। द पार्टनर इज नॉट हैविंग द राइट टू ट्रांसफर हिज होल्डिंग, सो दैट इज व्हाट वी डिस्कस कि वो अपनी होल्डिंग ट्रांसफर नहीं कर सकता। पर क्या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कर सकता है? यस, ही कैन। ठीक है, द नंबर ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, बट एलएलपी में क्या वो लिमिटेड है? नहीं। तो इन्हीं सारी जो डिसएडवांटेजेस हैं इनको ओवरकम करने के लिए एक इससे भी ज्यादा मॉडिफाइड वर्जन आया, एंड दैट वाज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाउ व्हाटएवर इज गिवन कि कई सारे कंट्रीज ऑलरेडी इस एलएलपी स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं और इंडिया ने 2008 में इसे अडॉप्ट किया। अब नाउ यू कैन सी कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी। द कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी इज एक्सप्लेन्ड एज, नाउ यू कैन सी, it is an alternative corporate business that gives the benefit of limited liability of company and the flexibility of the partnership. यानी कि जैसे कि कंपनी में क्या होता है कि हर मेंबर की लायबिलिटी उसके शेयर तक लिमिटेड है। ठीक है, हर मेंबर कंपनी में क्या करता है, अभी आप आगे और इस चीज को समझोगे कि कंपनी का हर मेंबर जितना पैसा उसने लगाया है वहीं तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो यही चीज, यही बेनिफिट एलएलपी आपको देती है कि एलएलपी पहले तो कहती है कि आप पार्टनरशिप की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रखिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है, और जो कंपनी की बेनिफिट है यानी कि हर पर्सन की जो लायबिलिटी है वो हम आपकी लिमिट कर देते हैं। इट कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन पार्टनर्स। जबकि ओरिजिनल पार्टनरशिप में क्या होता था, पार्टनर्स जैसे बदलेंगे तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी और नई पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। लेकिन यहाँ पे वही पार्टनरशिप चलती जाएगी, बस उसमें थोड़े मोड़े चेंजेस हो जाएंगे, और आप चेंज इन पार्टनर्स के टाइम पे आपको पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। इट इज केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी, यानी कि अपने आप को एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता था, पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स के नाम पे अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदाई तो वो फर्म के नाम पे आती थी और सारे पार्टनर्स का उसमें हिस्सा होता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये एलएलपी के नाम पर आप ले सकते हैं। It is a separate legal entity and is liable to the full extent of its assets, and liability of the partner is limited to their agreed contribution. यानी ये जो पॉइंट है ये आप मार्क कर लीजिए, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा बेनिफिट की बात है कि आपकी लायबिलिटी जो है वो कहाँ तक लिमिटेड है, जितना आपका कंट्रीब्यूशन एलएलपी में है उतने तक ही सिर्फ आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उससे ज्यादा आपसे कोई भी नहीं मांगेगा। यानी कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन एलएलपी में 20 लाख का है, यानी कि अगर हम परसेंट में बात करें, फॉर एग्जाम्पल कि आप मान लीजिए 33% के हिस्सेदार हैं, तो जो भी लायबिलिटी है उसमें सिर्फ आपका 33% ही बनता है। अगर उससे ऊपर फर्म चुकता नहीं कर पा रही है तो आपके पर्सनल एसेट्स पे बात नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी 3 पार्टनर थे,
जिसमें इसका हिस्सा 33%, सबका ही हिस्सा उतना है, इक्वल पार्टनर्स थे। ठीक है, इक्वल पार्टनर्स थे। अब क्या हुआ, एक लायबिलिटी आई 1 लाख की। अब अगर हम सी की बात करें या किसी की भी इनमें से बात करें, उसकी लायबिलिटी कितनी है, सिर्फ 33,333 रुपए तक की इनकी लायबिलिटी है। इसके ऊपर कौन देता है, कैसे देता है, ये भगवान जाने, लेकिन सी से पर्सनल एसेट नहीं लिए जा सकते। ठीक है, जबकि पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो पार्टनरशिप रजिस्टर होती है, उसमें अगर कंपनी पे डेट, फर्म पे डेट 1 लाख का है और बाकी पार्टनर्स के पास पैसा नहीं है, तो सी के पर्सनल एसेट्स तक भी बात जा सकती है। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे सी 33,000 रुपए देके फ्री हो सकता है कि बस अब मेरा आप कुछ नहीं ले सकते, चाहे सी इन तीनों में सबसे रईस हो, चाहे सी इन तीनों में सबसे रईस हो, लेकिन कोई उससे 33,333 रुपए से ज्यादा 1 रुपया नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि उसके अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, No partner is liable on account of the independent or unauthorized action of other partners. पहले क्या होता था, सारे पार्टनर्स आपस में भी एजेंट होते थे, तो ये म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट था पार्टनरशिप एक्ट में। लेकिन एलएलपी में कोई म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप सब अपने अपने एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। Mutual rights and duties of the partners within an LLP are governed by an agreement between the partners or between the partners and the LLP. तो एलएलपी अग्रीमेंट, जैसे वहां पे एक पार्टनरशिप डीड बनती थी, वैसे यहाँ पे एक एलएलपी अग्रीमेंट बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आप इन पॉइंट से एक डिफरेंस खुद भी लिख सकते हो। आपको इन सारे पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग पार्टनरशिप एक्ट में बनी एक पार्टनरशिप में क्या फीचर्स होते हैं, वो आप इसके अगेंस्ट प्लॉट कीजिए, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमें क्या क्या बातें समझ में आई सारी कुछ, जो पार्टनरशिप एक्ट से अलग है कि यहाँ पे मेंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, लायबिलिटी लेकिन लिमिटेड है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है एलएलपी, और अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद बेच सकती है। इसके अलावा इसमें और क्या चीजें, सारे पार्टनर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और अनऑथराइज्ड डिसीजन के लिए वो पर्सन खुद ही जिम्मेदार है। करेक्ट? ओके, and of course you need a LLP agreement. Next is we are going to start with our LLP Act. So the government introduced the LLP partnership, the Limited Liability Partnership Bill 2006 in the Rajya Sabha 15/12/2006। आप देखो 15 दिसंबर 2006 पे जो बिल रखा गया था वो 2008 में जाके एक्ट बना है। It's still quite early. The bill was referred to the department related Parliamentary Standing Committee on Finance for examination and report. The committee presented its report on 27/11/2007। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कब क्या बना। ठीक है, 4 शेड्यूल्स में ये डिवाइडेड है, अलग अलग शेड्यूल्स में क्या क्या डील होता है। These things are not going to come in your exam, it is just for your knowledge कि कैसे ये 2006 में बिल पेश किया गया था और जाके ये 2008 में एक एक्ट बना है। ओके, डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन। तो अब यहाँ से हमारा सेक्शन चालू होता है। लेट अस बिगिन। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। ओके, अब आप अपने नोट्स में क्या कर सकते हो, हम यहाँ पे डिस्कशन करते जाएंगे और अपने नोट्स में लिखते जाएंगे। ठीक है, ये सेक्शन है और ये उसके नोट्स हैं। ठीक है, जो भी उस सेक्शन में डिस्कस किया गया है उसको शॉर्ट में हम लोग इस तरह अपने पास लिखते जाएंगे, ताकि जब आप एग्जाम के लिए रिवाइज करो तो आपके पास कॉम्प्रिहेंसिवली एक जगह पूरे सेक्शंस जो हैं वो लाइन से हो कि किसमें क्या बात की गई है और वहां से आपको याद आ जाए। तो अब हम कैसे, हमारा अप्रोच क्या होगा कि हम सेक्शन को पढ़ेंगे, हम सेक्शन को समझेंगे और उसके बाद उसके जो नोट्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट में अपने नोट्स में लिख लेंगे। अंडरस्टूड? तो लास्ट मोमेंट पे आपके पास क्या होगा, यू विल बी हैविंग लिस्ट ऑफ सेक्शंस and whatever is given in that section, so that you don't have to waste a lot of time reading the text. ठीक है, उसके बाद आप अपने questions attempt कर सकते हो ताकि आपको language का भी idea लग जाए। So we start with section 1.
ठीक है, इट इज अबाउट डेट ऑफ इफेक्ट। क्या रुको, ठीक है, डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ द प्रोविजंस और ऑफ द एक्ट। बस आपको इतना समझना है कि कब आया था, 31 मार्च 2009 में आपके सारे शेड्यूल्स एंड प्रोविजंस लागू हो चुके थे। सिर्फ कौन से सेक्शंस बचे थे, सेक्शन 51, 55 to 58, 72 to 73, 81 B and C डीलिंग विद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इनकी डेट अभी भी अपॉइंट होनी बाकी है। बाकी सबके लिए जो डेट अपॉइंटेड है वो क्या है, 31/3/2009। इतना ही आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा घुस के नहीं याद रखना है। आई एम जस्ट गिविंग इट अ रीड ताकि आपकी बुक भी साथ साथ में कवर हो जाए और आपके पास अपने सेल्फ स्टडी में खाली इन नोट्स को प्रिपेयर करना और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बच जाए। ठीक है, आपके पास ये सारी चीजों से आप खाली हो जाएं। Section 1(3) of the Act provides that the Act shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. Different dates may be appointed for different provisions. तो ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग provisions के लागू होने की अलग अलग dates हो सकती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अभी कुछ जो sections हैं dealing with National Company Law Tribunal, उनके लिए कोई date appoint ही नहीं हुई है। बाकी सब came into effect on 31st of March 2009। ठीक है, उसके बाद मेरा सेक्शन 2 डेफिनेशन। कोई भी एक्ट में ज्यादातर सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन में क्या है, व्हाट इज एलएलपी, एंड एलएलपी इज अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो जो भी एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर होती है वो एलएलपी मानी जाती है। यानी अगर किसी को एलएलपी रजिस्टर करानी है तो वो एलएलपी एक्ट में होगा। हर कहीं भी आप देखोगे इसी टाइप की आपको डेफिनेशन मिलेगी जब हम कंपनी पढ़ेंगे। सो व्हाट इज अ कंपनी, कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो ये उसकी लीगल डेफिनेशन है। ठीक है, कि जो इस सेक्शन में रजिस्टर्ड है। उसके आगे बहुत सारी चीजें होती है कि हम किनको मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, ये वो फलान ढिकान, लेकिन डेफिनेशन यही होती है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन हियर, सेक्शन 2(1)(n) defines the expression limited liability partnership as a partnership formed and registered under the LLP Act. ठीक है, ठीक है। ऑफकोर्स आपके ये दोनों कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि हम एक लाइन से लिख रहे हैं तो हम लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट जो बात आती है वो ये है, सेक्शन नंबर 5 से हमारे पास यहाँ बात आती है, एंड दैट इज हु मे बी अ पार्टनर इन एलएलपी। ठीक है, तो कौन पार्टनर हो सकता है और कौन पार्टनर नहीं हो सकता है। ठीक है, हु ऑल कैन बी अ पार्टनर टू दी एलएलपी। 1 and 2 सेक्शंस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, हमें नोट्स कंप्लीट रखने हैं। देन कम्स सेक्शन 3। अब आपकी बुक में सेक्शन 3 नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। सेक्शन 3 सेज दैट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज टू बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बस हेडिंग लिख ले रहे हैं। ठीक है, मैं आपके कन्वीनियंस के लिए सेक्शन 3 पढ़ दे रही हूँ। A limited liability partnership is a body corporate formed and incorporated under this act and is a legal entity separate from that of its partner. ठीक है, then a limited liability partnership shall have perpetual succession and any change in the partners of a limited liability partnership shall not have effect on the existence, rights or liabilities of the limited liability partnership.
ठीक है, तो उसको क्या बोला गया है कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि जो आपकी एलएलपी है, इट हैज द राइट ऑफ बीइंग सूड एंड टू sue the other person, to hold and acquire the property in its name, and it has perpetual succession, मतलब पार्टनर्स इसमें चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको एलएलपी डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जबकि एक्चुअल पार्टनरशिप में क्या होता था, उसमें होता था कि अगर एक भी जना रिटायर हो रहा है या डेथ हो गई तो पहले पार्टनरशिप उठा के डिसॉल्व करो, ठीक है, फिर नई पार्टनरशिप बनाओ, लेकिन जो चल रही है उसे डिसॉल्व करो। लेकिन इसमें एलएलपी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके नोट्स में आप लिख लीजिए क्या 3 बातें यहां पे लिखी गई हैं। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, separate from its partners. दूसरा, it has perpetual succession, और तीसरी बात जो यहाँ पे लिखी गई है वो है कि a change in the partners of a LLP shall not have effect in the existence, rights or liabilities of the LLP. Have no effect on what? Existence, rights and liabilities of LLP. बात समझ में आ गई है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 3 आपसे क्लियरली कह दे रहा है कि एलएलपी, जो भी एलएलपी एक्ट में रजिस्टर हो जाएगी, दैट इज सेपरेट फ्रॉम द, it is separate from its partners and it is a separate legal entity. Okay, बात समझ में आ रही है। Now section 4, non applicability of the Indian Partnership Act. Now again this section is not given in your book, I'm just reading it out for your convenience. Save as otherwise provided, the provisions of the Indian Partnership Act 1932 shall not apply to LLP. ठीक है, यहाँ पे आपके पास पूरा एक इंडेक्स मेंटेन हो जाएगा, इसीलिए हम पूरा कंप्लीट आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, द हेडिंग इज पार्टनरशिप एक्ट नॉट टू अप्लाई, यानी कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो सिर्फ किसके लिए है? यानी कि कोई भी अगर एलएलपी बनती है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो वो एलएलपी एक्ट 2008 में गवर्न होगी। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का उस पर कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑल्दो इट इज ऑल्सो पार्टनरशिप, तो आप कह सकते हो कि ब्रॉड कवरेज तो पार्टनरशिप एक्ट की हुई, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप, बट एलएलपी एक्ट 2008 क्लियरली सेज कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एलएलपी से कोई लेना देना नहीं है। एलएलपी के लिए अलग से एक्ट बना दिया गया है, एलएलपी एक्ट 2008, और अब एलएलपी से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो सिर्फ इसी एक्ट में डिस्कस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आवर सेक्शन 5 एंड इट इज अबाउट members who are eligible to be the members of LLP and who are not eligible to be members of LLP. So LLP के कोई भी मेंबर हो सकते हैं, कोई इंडिविजुअल LLP का मेंबर हो सकता है, कोई कंपनी LLP के मेंबर हो सकती है, कोई फॉरेन कंपनी LLP की मेंबर हो सकती है। यस, फॉरेन कंपनी भी LLP की मेंबर हो सकती है। क्या कोई और LLP का मेंबर हो सकती है? यस। क्या कोई फॉरेन LLP का मेंबर हो सकती है? यस, ठीक है। इसके अलावा कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, कोई कॉरपोरेशन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्या क्या चीजें एलएलपी की मेंबर बन सकती है और क्या क्या चीजें एलएलपी की मेंबर नहीं बन सकती, ठीक है। तो सेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट एनी इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ पार्टनर इन एन एलएलपी। अब आप देखो, जब यहाँ पे क्लियरली कह दिया गया कि एलएलपी खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है, और फिर हम सेक्शन 5 में आके कह रहे हैं, देखो
आपको भी पता है कि ये सेक्शन के कोई फॉर्मल नाम नहीं है, ठीक है ना, ये हम बस यहाँ पे हेडिंग लिख रहे हैं ताकि हमें याद रहे, ओके, ताकि आप सबको एग्जाम के पहले रिवाइज करने में बहुत आसान रहे। सो हु कैन और कैन बी पार्टनर्स, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, और जब यहां पे पहले ही लिख दिया कि एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, और इंडिविजुअल, अब यहां पे पहले ही लिख दिया कि एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो क्या इस बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी आ जाता है? यस। क्या कहीं भी लिखा है कि कोई और पार्टनरशिप फर्म एलएलपी की पार्टनर हो सकती है? मतलब हम यहां पे कहना चाह रहे हैं कि अब एक एलएलपी फॉर्म करनी है, ठीक है, देयर आर 3 पीपल ए बी सी, उसमें से सी की एक कंपनी है, ठीक है, सी की एक कंपनी है सी लिमिटेड, तो सी ने कहा कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता हूं, मैं मेरी कंपनी को पार्टनर बनाना चाहता हूं, क्योंकि कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, कंपनी को तो मैं खुद से अलग रख सकता हूं, तो उसने कहा कि ए तुम पार्टनर बन जाओ, बी तुम पार्टनर बन जाओ, और सी लिमिटेड को पार्टनर बना लो। क्या कोई इस बात को ऑब्जेक्ट कर सकता है? कोई भी इस बात को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एलएलपी एक्ट में कहा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है, कंपनी पार्टनर बन सकती है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है। यानी कि बी को कहीं से पता लगा कि एक एलएलपी है, ठीक है, एक एलएलपी है, उसके किसी फ्रेंड डी की डी एलएलपी, ठीक है, अगर उसको ये पता चला कि डी एलएलपी करके एक एलएलपी है, वो कहता है कि यार वो भी हमारे साथ पार्टनर बनना चाहती है। कौन? डी बनना चाहता है? डी नहीं बनना चाहता है, डी एलएलपी को पार्टनर बनाना चाहता है, और एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये बात तो यहीं पे डिस्कस हो गई कि एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो क्या डी खुद को पीछे रख के अपनी एलएलपी को आगे कर सकता है कि जाओ पार्टनर बन जाओ? हाँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में और क्या चीजें इंक्लूडेड होती है? बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में एनी कंपनी और एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। तो बॉडी कॉर्पोरेट की जो हमारे पास डेफिनेशन है उसके हिसाब से कोई फॉरेन कंपनी या फॉरेन एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। तो जब यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट लिख देता है दैट इन्वॉल्व्स अ वाइडर टर्म, ठीक है। कंपनी, ध्यान रखिए, कंपनी डज नॉट इंक्लूड अ फॉरेन कंपनी, बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर डीलिंग विद सम लॉ। कंपनी का मतलब फॉरेन कंपनी नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में अ कंपनी इज अ कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 हो या कंपनीज एक्ट 2013 हो। फॉरेन कंपनी हमारे कंपनीज एक्ट में आके रजिस्टर नहीं होती है, वो विदेशी जहां पे भी वो है, जिस भी कंट्री में वो है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कहीं भी है, वो वहीं पर रजिस्टर होती है, तो दैट इज नॉट अ कंपनी। देन मैम व्हाट इज इट? इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। देन व्हाट इज इट? इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट में आपका क्या क्या आ जाता है? कोई भी एलएलपी, ठीक है, फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी, ये तीन चीजें तो आपकी बॉडी कॉर्पोरेट में कवर हो जाती हैं। इसके अलावा हु कैंट बी, यानी कि इंक्लूड या एक्सक्लूड, मैं ऐसे लिख सकती हूं, कोई भी कॉर्पोरेशन सोल, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा चलाई गई कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं हो सकती। दूसरा, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो नहीं हो सकती। और इसके अलावा गवर्नमेंट और जिसको मना कर देगी वो एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही? यानी कि वो लोग मिलके एक एलएलपी नहीं चला सकते। Now let us just quickly read the section. Section 5 provides that any individual body corporate may be a partner in the LLP. ठीक है? The expression body corporate, अब देखो body corporate कहाँ define किया गया है?
कंपनीज एक्ट में डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। और बॉडी कॉर्पोरेट में एक्चुअली कंपनी भी इंक्लूड हो जाती है, मैंने कंपनी अलग से लिख दिया है, बट बॉडी कॉर्पोरेट में ही कंपनी इंक्लूड हो जाती है। अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दी एक्ट, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इतनी चीजें आपकी बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूडेड हैं, बट डज नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल, यानी कि कोई भी लीगल एंटिटी जो कि एक सिंगल नेचुरल पर्सन चलाता हो उसे नहीं इंक्लूड कर सकते। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी उसे नहीं कर सकते। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी, यानी ऊपर अलग से नहीं लिखा था कि कंपनी शामिल हो सकती है, लेकिन नीचे आके क्या किया, एक्सक्लूड में लिख दिया कि एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट इज एक्सक्लूडेड नॉट बीइंग अ कंपनी, यानी कंपनी को उठा के इंक्लूड करो। बात समझ में आ रही है? यानी आपके सेक्शन में, ध्यान से लॉ को पढ़ो, आपके सेक्शन में क्या लिखा, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। वहां पे देखिए एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी अ पार्टनर। अब आप बोलोगे ठीक है मैम, तो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आता है, बॉडी कॉर्पोरेटेड में एलएलपी आती है, फॉरेन एलएलपी आती है, फॉरेन कंपनी आती है, तो मैम फिर उस हिसाब से तो ये कंपनी यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी नीचे आओ और पढ़ो, वहां पे लिखा है बट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी। यानी जब हम सारी बॉडी कॉर्पोरेट को एक्सक्लूड कर रहे थे, हमने जब वहां पे लिख दिया नॉट बीइंग अ कंपनी, तो उसे हमने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। और एलएलपी which the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf। बात समझ में आ गई? An individual shall not be capable of becoming a partner of LLP if, अब और भी कुछ यहाँ पे क्या है, ये ऊपर जो हमने पढ़ा वो तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन थी, इसके अलावा और क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं, इसके अलावा और क्या क्या एक्सक्लूजन्स है ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर इन द एलएलपी, द पर्सन शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। अब कोई कंपनी है एलएलपी तो अनसाउंड माइंड की हो नहीं सकती, करेक्ट। तो पर्सन इंडिविजुअल के लिए है कि इट शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या होता है बताओ? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब जिसने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है कि भाई हमारा दिवालिया निकल चुका है, उसने कोर्ट में जाके एप्लीकेशन सबमिट कर दी और जिसके डेट अभी एसेस हो रहे हैं। डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब कि जो कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था उसके डेट असेस हो गए और कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो एक इंसॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है कि एक इंडिविजुअल के लिए कौन कौन नहीं होना चाहिए, यानी सारे इंडिविजुअल हो सकते हैं बट कंपनी भी इंसॉल्वेंट होती है। बात ध्यान रखिए, दिवालिया कंपनी का भी निकलता है। तो इंडिविजुअल के लिए है कि अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ओके। और कंपनी और इंडिविजुअल या किसी के लिए भी है कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए और he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending। यानी कि जिनकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, डेट एसेस हो रहे हैं, वो भी नहीं, और जिनकी अभी एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं हो पा रही है वो भी नहीं, ठीक है। तो जहां पे आपने ये एक्सक्लूड्स लिखा है कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेशन सोल, वहीं पे आप और भी लिख लीजिए अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए और इंसॉल्वेंट पेंडिंग एप्लीकेशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ये कट भी रहा है तो भी आप बुक से देख के तीनों चीज लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
क्या कि कॉर्पोरेशन सोल नहीं होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट आपको क्या समझ में आया कि जिस पर्सन ने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, डेट अभी एसेस हो रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी क्या है कि जिस पर्सन ने खुद को इंसॉल्वेंट घोषित किया है लेकिन अभी जिसकी एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट होना पेंडिंग है। ठीक है, ऐसे लोग एक एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते। तो सेक्शन 5 आपको बताता है कि कौन पार्टनर बन सकता है और कौन पार्टनर नहीं बन सकता है। अब आपको ये बात एकदम ध्यान रहनी चाहिए, कौन बन सकता है? कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आ जाता है? फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी और कोई भी और एलएलपी। ठीक है, बात समझ आई? कंपनी लोकल हो चाहे फॉरेन, एलएलपी लोकल हो चाहे फॉरेन, सब लोग एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं। कौन नहीं बन सकता? कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो नहीं बन सकती, एक पर्सन द्वारा चलाई गई कोई भी लीगल एंटिटी हो नहीं बन सकती। इसके अलावा एक पर्सन जिसका अनसाउंड माइंड है नहीं बन सकता पार्टनर। दूसरा, कंपनी एलएलपी कुछ भी हो, कंपनी एलएलपी इंडिविजुअल कुछ भी हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है नहीं बन सकते। इंसॉल्वेंट हो, एप्लीकेशन दे चुके हो, एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है तो भी पार्टनर नहीं बन सकते। अंडरस्टूड? अब इतना तो आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, ये 5 सेक्शन का सेट है जो हमने अभी अभी डील किया। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? वी हैव नंबर 6, सेक्शन नंबर 6, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। सो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड ऑलवेज बी 2। आपको पता है कोई भी पार्टनरशिप कहां से शुरू होती है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, यानी 2 तो चाहिए, एक सिंगल पर्सन पार्टनरशिप नहीं कह सकते। ठीक है, एक सिंगल पर्सन जो बिजनेस चलाता है उसे हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते, तो 2 या 2 से ज्यादा लोग तो चाहिए ही चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है, कभी अगर 2 से कम हो गए तो बताओ, कभी अगर 2 से कम हो गए तो क्या होगा? मान लो 2 से कम हो गए, जो एक पर्सन बचा उसको लगा कि किसी को पता तो चलेगा नहीं कि मेरे पार्टनरशिप में और कोई पार्टनर नहीं है, वो बिजनेस को कंटिन्यू किए जा रहा है। ठीक है, 6 महीने का समय होता है उसके पास, 6 महीने में वो दूसरा पार्टनर जोड़ सकता है। अगर 6 महीने तक भी वो चुप रहता है और 6 महीने के आगे भी वो बिजनेस को अकेले कंटिन्यू करता जाता है बिना कोई और पार्टनर ऐड किए, तो उसके आगे उसके बिजनेस में जो भी लायबिलिटी इनकर होती है वो सारे के लिए इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, कम लेट्स रीड द सेक्शन। सेक्शन नंबर 6(1) प्रिस्क्राइब्स दैट एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। 2 से ही शुरुआत होगी। If at any time the number of partners of a LLP is reduced below 2 and the LLP carries on business for more than 6 months while the number is so reduced, यानी कि एक ही जना था और 6 महीने से ऊपर आप बिजनेस चला रहे थे। मान लीजिए आपके पार्टनर ने 1 जनवरी को छोड़ दिया। ठीक है, 1 जनवरी से 6 महीना जोड़ो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक तुम पार्टनर की तलाश में थे। सरकार तुम्हें इतना मौका देती है कि 30 जून तक, यानी कि 6 महीने तक तुम पार्टनर की तलाश कर लो। अगर 30 जून के आगे भी यानी 1 जुलाई से भी तुमने अकेले बिजनेस चलाया बिना दूसरा पार्टनर ऐड किए तो क्या होगा? द पर्सन who is the only partner of the LLP during the time it so carries on business after those 6 months and has the knowledge of the fact that he is carrying on the business with him alone shall personally be responsible for all the obligations of the LLP incurred during that period। बात समझ में आई? यानी LLP आपको क्या करती है? LLP आपको बचाती है। LLP खुद कहती है कि भाई हम सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, हमारी एग्जिस्टेंस अलग है, राइट्स अलग है, लायबिलिटी अलग है, तुम्हारे पे हम आंच नहीं आने देंगे। जितना शेयर तुम्हारा हमारे पास है बस उतने के लिए ही तुम लायबल हो। ये बात LLP एक्ट कह देता है। लेकिन अगर आप अकेले चला रहे हैं तो आप तो पार्टनरशिप के रियल एसेंस को ही छोड़ चुके हैं। करेक्ट? 2 या 2 से ऊपर लोग ना पार्टनरशिप होते हैं, आप अकेले ही बिजनेस चला रहे हैं, मतलब आप पार्टनरशिप के रियल एसेंस को छोड़ चुके हैं। 6 महीने का समय आपको सरकार देती है कि 6 महीने में पार्टनर खोज लो। 6 महीने के बियॉन्ड भी अकेले ही बिजनेस चलाना है, ये सोच के कि अच्छा है भाई सारे प्रॉफिट्स मेरे, तो उसके आगे जितनी लायबिलिटी भी LLP इनकर करेगी उस समय सरकार आपसे कहेगी कि ऐसा है कि तुम अब पर्सनली लायबल हो इस लायबिलिटी के। अगर तुम 2 लोगों को रखते अपने साथ या फिर तुम एक और जने को अपने साथ रख लेते
तो कैसा भी तुम्हारा बिजनेस चलता, हम तुम्हारे पर्सनल एसेट्स तक कभी नहीं आते। लेकिन क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम अकेले चला रहे हो और तुम 6 महीने से बियॉन्ड भी अकेले चलाते गए, तो अब 6 महीने के ऊपर यानी 1 जुलाई से एलएलपी जितनी भी लाइबिलिटीज इनकर कर रही है उसके लिए तुम पर्सनली लायबल हो। यानी अगर एलएलपी के एसेट्स उन लाइबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हारे घर से सामान ले जाएंगे, ऐसा एक्ट कहता है। अंडरस्टूड? ठीक है, so that is your section 6(1) that states a minimum requirement on the number of partners. You add any partner, आपको इतने ऑप्शंस दिए गए कि भाई इतने लोगों को तुम पार्टनर ऐड कर सकते हो, तो आप उनमें से किसी को पकड़िए, एक पार्टनर बनाइए, लेकिन अकेले बिजनेस नहीं चलाना है। ठीक है, सेक्शन नंबर 6 क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 2। ठीक है, इफ नॉट देन, अब यहां पे देखो आप उसी तरह से टाइमलाइन बना लो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल टाइमलाइन है, 1 जनवरी 2020। ठीक है, 1 पार्टनर लेफ्ट। ओके, अब एलएलपी में क्या है? एक पार्टनर लेफ्ट। ठीक है, ही लेफ्ट द पार्टनरशिप। नाउ ओनली 1 पार्टनर कैरिंग ऑन। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ एक पार्टनर कैरी ऑन कर रहा है। अब कितना मौका मिलेगा? 6 मंथ्स का मौका दिया जाएगा। ठीक है, 6 मंथ्स तक ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 6 महीने में आप खोजिए, लेकिन इसके आगे भी नो पार्टनर एडेड। ओनली 1 पर्सन कैरिंग ऑन नोइंगली, मतलब वो जानता है कि वो अकेला है। ऐसा भी नहीं है कि एक पर्सन ने छोड़ा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2 पार्टनर्स काम कर रहे हैं, एक जने ने छोड़ दिया, हमें कोई नोटिस ही नहीं दिया, वो पर्सन ने बस खुद ही रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन अपना डाल के बैठे हुए हैं और हमें कोई नोटिस ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को पता है, ओनली 1 पर्सन कैरिंग ऑन नोइंगली। तो अब इसके आगे क्या होगा? ठीक है, ऑल लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी दिस पर्सन पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, पर्सनली ऑब्लिगेटेड। ठीक है, कब से? फ्रॉम 1 जुलाई 2020 all liabilities of LLP this 1 person is personally obligated। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई होप आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि एक्ट में क्या लिखा है। आप एग्जाम में अगर इतना भी देख लेते हो तो आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जाती है कि एक्ट क्या कहता है। ओके, so that is your section 6, minimum number of partners. Next we move forward and we have section 7. Now these are some of your important sections starting. Section 7 क्या कहता है? Section 7 is about designated partner. अब एक्ट आपका कहता है सेक्शन 7 में आके कि ऐसा है कि नहीं, 2 लोगों को पकड़ के जरा डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दीजिए। अच्छा, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर क्यों बनाया जाए? कोई भी बोलेगा ना कि जब इतने पार्टनर हैं या बाकी पार्टनर्स हैं तो अब आप उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसा क्या कहना चाहते हो? एक्ट कहता है कि हम चाहते हैं कि कोई 2 लोग ऐसे हों जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करें।
कल को ऐसा ना हो कि आप एलएलपी में कुछ घपला कीजिए या एलएलपी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाइए मत, ठीक है ना। एनुअल रिटर्न्स फाइल करने थे नहीं किए, टैक्सेस भरने थे नहीं किए, और भी जितनी सारी चीजें हैं जो कि इस एक्ट के द्वारा कंप्लाई होनी चाहिए थी वो सब आपने किया नहीं, ऑडिट कराना था नहीं कराया। और कल को जब यहाँ पे नोटिस आया कि ऐसा है कि भाई ये सारी चीजें कंप्लायंस में कमी है, क्यों कमी है, तो आप उठा के हाथ खड़े कर दो कि भाई हम अलग एलएलपी अलग, एलएलपी अपना जाने। अगर आप ऐसा किए तो वहां पे कहते हैं एक्ट में, एलएलपी एक्ट 2008 में सेक्शन 7 में आके क्या किया, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रखने की बात की गई कि ऐसा है कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रखो जिनको हम रिस्पॉन्सिबल ट्रीट करेंगे, जो एलएलपी को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो एक्ट की कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी 2 जिम्मेदार लोगों को जरा चुन दीजिए आप लोग। कल को आप ये मत कह दीजिएगा कि अरे एलएलपी जाने, एलएलपी का तो अपना सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, वही कानून तो आप भी पढ़ लोगे और उस समय आप कानून बखारने लग जाओगे, आप बोलोगे कि एलएलपी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। हम और एलएलपी ने खुद कह दिया है कि एलएलपी की राइट्स अलग है, एग्जिस्टेंस अलग है, लायबिलिटीज अलग है, पार्टनर्स से वो अलग है। सबसे पहले आपने सेक्शन 3(1) में कह दिया कि एलएलपी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, तो हम क्या बताएं। तो इसलिए वहां पे 2 रिस्पॉन्सिबल लोगों को बिठाया गया कि ऐसा है कि कुछ भी अगर तुम एलएलपी के साथ गड़बड़ करते हो तो रिस्पॉन्सिबल तुम होगे, ठीक है। सो दैट इज अबाउट डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब सेक्शन 7(1) क्या कहता है, पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग उसे अपने नोट्स में लिखेंगे। Section 7(1) provides that every LLP shall have at least 2 designated partners. The designated partner shall be individual and at least one of them shall be resident of India. यानी कि सबसे पहले तो ये कहा गया है कि लोग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कंपनी बना दी। अब हमारे पास क्या है, एलएलपी में कंपनी भी पार्टनर थी, हमने क्या किया, डेजिग्नेटेड पार्टनर चूज करना था, 2 कंपनियों को डेजिग्नेटेड पार्टनर चूज कर दिया। अब फिर जब हमने ये बोला कि कंप्लायंस हुआ नहीं, कौन है डेजिग्नेटेड पार्टनर, पता चला 2 कंपनियां हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर, फिर हम कह रहे हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबल कौन है, फिर सबने हाथ खड़े कर दिया कि सर कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, हम क्या करें। इसलिए वहां पे एक्ट ने क्या किया कि 2 इंडिविजुअल होने चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसमें से एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। भाई आप फॉरेनर हो या आप एनआरआई हो, नॉन रेसिडेंट इंडियन, आपको कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, आप यहाँ पे आ नहीं पा रहे हो फॉर सम रीजन, ठीक है, आप कंप्लायंस को मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो, ये सारा नाटक नहीं चाहिए, एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया चाहिए। अगर तुम्हारे यहाँ बहुत ज्यादा ही एनआरआई भरे हुए हैं तो भी आप किसी तरह एक रेसिडेंट इन इंडिया निकालो या फिर प्रीसीडिंग ईयर में इंडिया में आके 6 महीना रहो, रेसिडेंट बनो और तब डेजिग्नेटेड पार्टनर आप हो सकते हो, ठीक है। और अगर हमारी एलएलपी में कोई इंडिविजुअल पार्टनर ही नहीं है तो भाई एलएलपी में ये तो कहीं कहा नहीं गया था कि इंडिविजुअल पार्टनर का रहना जरूरी है। 3 कंपनियों ने मिलकर एक एलएलपी बना दी, 3 कंपनियों ने पार्टनरशिप करके एक एलएलपी बना दी। अब बताओ अब हम डेजिग्नेटेड पार्टनर किसे रखें, उस समय 2 कंपनियों के नॉमिनीज को हम डेजिग्नेटेड पार्टनर रखेंगे, यानी कंपनी एक नॉमिनी असाइन करती है और उनके नॉमिनीज को, यानी कि उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी हो, एनीबॉडी, वो पर्सन कंपनी अपॉइंट करेगी कि भाई दिस पर्सन इज द नॉमिनी, यानी हमारी तरफ से एलएलपी का पार्टनर ये है, ठीक है। लीगल पेपर्स पे नाम कौन है, कंपनी का नाम है, लेकिन क्या कंपनी कोई चलती फिरती इंसान है क्या, नहीं, कोई तो है ना जो उसे एलएलपी में ऐड करा रहा है, तो उसे ही क्या करना पड़ेगा, एक पर्सन को चुनना पड़ेगा कि एलएलपी की तरफ से नॉमिनी ये है, यानी रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव इन दिस एलएलपी इज दिस पर्सन, ठीक है। तो क्या बात समझ में आई, डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, जिसमें से एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। अगर आपकी एलएलपी में कोई भी इंडिविजुअल है ही नहीं या एक इंडिविजुअल बाकी बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, तो उस केस में आप 2 नॉमिनीज उठा लीजिए, एक इंडिविजुअल उठा लीजिए, एक नॉमिनी उठा लीजिए, इस तरीके से आप 2 लोगों का सेट बना लीजिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर आपकी एलएलपी में किसी भी टाइम पे सिर्फ 2 ही लोग हैं तो वो दोनों ही डेजिग्नेटेड पार्टनर माने जाएंगे, भले ही वो अपना कंसेंट दे ना दे, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर माने जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम लोग सेक्शन रीड कर सकते हैं, चलो।
Section 7(1) provides that every LLP shall have at least 2 designated partners. The designated partner shall be individual and at least one of them should be a resident who has stayed in India for a period of not less than 182 days during the preceding 1 year. यानी अगर NRIs हो तो preceding 1 year में आकर 182 दिन इंडिया में रह लो, रेसिडेंट हो जाओगे। ये रेसिडेंट की डेफिनेशन होती है जो इनकम टैक्स एक्ट में भी दी गई है। ठीक है, एक ही चीज को बार बार हर जगह डिफाइन नहीं किया जाता है, एक जगह दे दी या तो उसी का रेफरेंस ले सकते हैं। सो इन केस ऑल द पार्टनर्स ऑफ द LLP आर बॉडी कॉर्पोरेट or one or more partners are individual and body corporate, then at least 2 individual partners or nominees of the body corporate shall act as designated partner. उसके बाद designated partner क्या करेगा, ये अभी हम लोग रुको डिस्कस करते हैं। If the incorporation document specifies who are to be designated partners, such partner shall be designated partner. If the incorporation document states that each of the partner from time to time of the LLP is to be designated partner, every partner shall be a designated partner. Any partner may become or cease to be a designated partner in accordance with the LLP agreement. ठीक है, यानी आपको भी पता है कि जैसे पार्टनरशिप में क्या थी, पार्टनरशिप डीड थी, जो उनकी कहते हैं ना मालिक डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट कहेगा, जो पार्टनरशिप डीड कहेगी वो पार्टनर्स को करना है। उसी तरीके से अभी हम LLP में भी देखेंगे कि इनको एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है और वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपका पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है। ठीक है, उस पार्टनरशिप अग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, तो वहीं पे एक जगह पे आपको ये भी मेंशन करना पड़ता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर आप किसे मान रहे हो। अब आपका अग्रीमेंट जैसा कहे, अगर आपका अग्रीमेंट कहता है कि भाई A और B ही डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो A और B डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। अगर आपका अग्रीमेंट कहता है कि हर 6 महीने में डेजिग्नेटेड पार्टनर चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, हर पर्सन को डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा, क्योंकि हर 6 महीने में रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे आ जा रही है, तो हर पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर है। और कहीं पे भी अगर इन अग्रीमेंट में ये है कि A और B कभी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं होंगे तो वो लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं होंगे। ठीक है, जैसा LLP अग्रीमेंट कहेगा उसके हिसाब से डेजिग्नेटेड पार्टनर बन भी सकते हैं, हट भी सकते हैं, लेकिन किसी भी टाइम पे 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने ही चाहिए। ठीक है, अब मैं इस चीज को यहाँ पे आपके साथ लिख ले रही हूँ ताकि आप अपने नोट्स भी साथ साथ में कंप्लीट करते जाइए। ये आपके नोट्स आपको एग्जाम के एक दिन पहले बहुत हेल्प करेंगे, जब आप इकट्ठा एक तरफ से उठा के एक्ट पढ़ने के बजाय सिर्फ नोट्स पढ़ लोगे और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कुछ बड़े बड़े एक्ट्स हैं, सारा कुछ बुक से पढ़ने जाओगे शायद नहीं रिवाइज कर पाओगे, नोट से पढ़ने जाओगे बहुत कुछ रिवाइज कर लोगे। सेक्शन 7(1) अब इसमें हमने क्या क्या बातें पढ़ी, देखो, पहली मिनिमम 2, मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर को अब DPs लिखूंगी। ठीक है, मिनिमम 2 DPs, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट DP जो आप लोग समझते हो, यहाँ पे DP का मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, मिनिमम 2 DPs जिसमें से मिनिमम 1 शुड बी रेसिडेंट। ठीक है, जिसमें से एक इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। If partners are body corporates or individual plus body corporates, देन अगर पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं या इंडिविजुअल प्लस बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या होगा, 2 इंडिविजुअल DP या फिर नॉमिनीज। ठीक है, देन 2 इंडिविजुअल्स और 2 नॉमिनीज और 1 इंडिविजुअल प्लस 1 नॉमिनी, मतलब ले देके हमें 2 इंसान पकड़ने हैं। ठीक है,
बात समझ में आ गई? इस हिसाब से आपको बॉडी कॉर्पोरेट से भी नॉमिनी उठा के डीपी बनाना पड़ सकता है। और कौन डीपी कौन नहीं होगा, बाकी सब कुछ एज पर एलएलपी अग्रीमेंट, ठीक है। हु विल बी एज पर एलएलपी अग्रीमेंट, कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, जैसा एलएलपी अग्रीमेंट कहेगा वैसा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज फाइलिंग रिक्वायरमेंट सेक्शन 7(4). सेक्शन 7(4) कहता है कि आपको 3 फॉर्म भरने हैं, फॉर्म 2, फॉर्म 9, फॉर्म 4, ठीक है। इन तीनों में आपको क्या क्या करना है, आपको इन फॉर्म्स में कंसेंट देना है, यानी कि किन्हें देना है, जो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाह रहे हैं या जिनको बनाया जा रहा है वो अपना कंसेंट देंगे और एक फॉर्म में अपने पर्टिकुलर्स देंगे और एक फॉर्म में अपने कंसेंट के साथ फीस भर देंगे, जिससे वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएंगे, ठीक है। तो कुछ फाइलिंग रिक्वायरमेंट है, यानी कि एलएलपी ऐसे हवा में काम नहीं करेगा कि आपने बस अपने अग्रीमेंट में लिख दिया। एलएलपी कहता है कि 3 फॉर्म है, भरो, ठीक है। क्या क्या फॉर्म है, फॉर्म नंबर 4 है जिसमें बताओ कि कौन है, वो पर्टिकुलर्स ऑफ इंडिविजुअल क्या है, वो उसका नाम क्या है, एज क्या है और उसका एड्रेस क्या है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, वो रेसिडेंट है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजों की पुष्टि करो। फॉर्म नंबर 2 में उस इंडिविजुअल की पूरी डिटेल दो। फॉर्म नंबर 9 में उस पर्सन का कंसेंट लो, यानी कि वहां पे वो उस बात को लिखेगा कि आई हियर बाय अग्री टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी दिस, ठीक है, फ्रॉम डेट दिस, इस चीज को वो कंसेंट भरेगा। और तीसरी चीज है कि फॉर्म नंबर 2 में वो इस कंसेंट के साथ फीस भी जमा कर देगा, ठीक है। तो 3 फॉर्म भरने, मैं यहीं पे लिख रही हूं, क्या क्या है, फॉर्म 4, फॉर्म 9, फॉर्म 2। अगर कट भी रहा है तो अपने से लिख लीजिए यहाँ पर। फॉर्म 4 में क्या है, पर्टिकुलर्स ऑफ इंडिविजुअल है। अब अगर कोई नॉमिनी भी है तो उसका भी, वो भी तो एक इंडिविजुअल ही हो गया ना, उसका भी पर्टिकुलर पूरा भराएगा कि कौन है वो पर्सन और वो कंपनी का क्या लगता है, ठीक है। फॉर्म 9 में कंसेंट है और फॉर्म 2 में कंसेंट प्लस फीस है, ठीक है। फॉर्म 9 में कंसेंट है, फॉर्म 2 में कंसेंट प्लस फीस है, जहां पे वो इस बात का कंसेंट दे देंगे कि भाई आई वांट टू बिकम दी, या फिर हम विलफुली वी आर बिकमिंग दी designated partner for LLP. Understood? That is your section 7(4). Now comes rule number 9. ठीक है, ये सेक्शन नहीं है, रूल है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। That is disqualification from becoming a DP. आपके कई सारे जो केस क्वेश्चंस आ सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो इस पे आ सकते हैं कि आपको एक सिनेरियो दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि whether this person is qualified to become a designated partner or not. Now what are these cases? Rule 9 prescribes that a person shall not be capable of being appointed as a designated partner of an LLP if he has at any time within the preceding 5 years been adjudged insolvent. यानी कि पिछले 5 साल में कभी भी आपको इंसॉल्वेंट घोषित किया गया है, या फिर दिस पर्सन सस्पेंड्स और हैज एट एनी टाइम विद इन द प्रीसीडिंग 5 years सस्पेंडेड पेमेंट्स टू इट्स क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को पेमेंट देने से मना किया, या फिर एंड हैज नॉट एट एनी टाइम विद इन द प्रीसीडिंग 5 years मेड अ कॉम्पोजिशन विद देम, यानी उनके साथ कोई समझौता भी नहीं किया, ठीक है। एक तो होता है पैसा देने से मना ही कर देना, दूसरा होता है कि हम बहुत रिड्यूस पेमेंट आपको दे दें। आपका मान लीजिए मेरे पे 1 लाख रुपए उधारी, हम आपको क्या 20,000 रुपए दे दें, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी किसी भी तरीके से क्या तुमने लोगों को पैसा देने में कोई कंजूसी दिखाई है। तीसरा, has been convicted by a court for any offense involving moral turpitude and sentenced in thereof to imprisonment for not less than 6 months. यानी कि कोई आपने ऐसा ऑफेंस किया जो कि इंडियन पीनल कोड में मॉरल टर्पिट्यूड कहा जा रहा है
और उसमें आपको जो सजा हुई है वो 6 महीने से ऊपर की है, ठीक है। दूसरा, चौथा, हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट। तो इस एक्ट में सेक्शन 30, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे सेक्शन 30 में आपसे कोई गड़बड़ हुई है, उस केस में यू विल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे इसको अलग से ही लिखना, अदरवाइज कंफ्यूज हो सकते हो, आपको लगेगा कि सेक्शन चल रहा है, ये सेक्शन नहीं चल रहा है, ये सिर्फ रूल नंबर 9 है। क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है? adjudged insolvent in preceding 5 years, ठीक है। यानी कि अगर आप 1 जनवरी 2020 पे या फिर 1 अप्रैल 2020 पे असेस कर रहे हो तो 5 साल जोड़ो, कब से? 1 अप्रैल 2015, 16, 17, 18, 19, ठीक है ना। यानी 15 से लेके 16 तक, 16 से लेके 17, 17 से लेके 18, 18 से लेके 19 और 19 से लेके 20, इन 5 सालों में कोई भी उस पर्सन को इंसॉल्वेंट ना घोषित किया हो, ठीक है। Suspended payment to creditors or made composition with them, ठीक है। इसका मतलब है कि पेमेंट में समझौता, ठीक है, कि कुछ कम दे दें इन 5 years, ठीक है, प्रीसीडिंग 5 years। इसके अलावा ऑफेंस involving moral turpitude, he was involved in any offense involving moral turpitude plus imprisonment for more than 6 months। कभी भी इसमें कोई प्रीसीडिंग 5 years या इन सब में प्रीसीडिंग 5 years का कोई नाटक नहीं है, कि ऐसा नहीं कि पिछले 5 साल में जेल नहीं गए, उसके पहले तो 15 साल जेल में ही थे, ठीक है, ये वाला नहीं चलेगा। इसमें कभी भी अगर आपने मॉरल टर्पिट्यूड किया है और 6 महीने से ऊपर अगर आप जेल में रहे हैं तो फिर you will never be a designated partner, you will be disqualified from becoming a designated partner। Offense under section 30 of LLP Act 2008, ठीक है। तो जब हम लोग LLP Act 2008 का सेक्शन 30 पे आएंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हाट इज इट, इट इज अबाउट डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बस छोटा सा लिख दे रहे हैं, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी पर्सन है वो हैज डिफ्रॉडेड द क्रेडिटर्स विल नेवर बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। दिस पर्सन कैन नेवर बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। यानी कि अब अगर आप एक कंडीशन सोचो कि 2 लोगों को मिलकर एलएलपी क्रिएट करनी है, ठीक है, 2 लोगों को मिलकर एलएलपी क्रिएट करनी है, दोनों ने सोचा कि चलो ठीक है भाई 2 लोगों को तो मिलकर एलएलपी क्रिएट करनी है, हम दोनों ही डेजिग्नेटेड पार्टनर हो जाते हैं।
फिर पता चला कि एक पर्सन तो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो ही नहीं सकता। क्या वो लोग एलएलपी क्रिएट कर सकते हैं? एलएलपी तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्या उनको अभी भी ऑफेंस है? यस, दे आर स्टिल नॉट कंप्लाइंग विद सेक्शन 7 ऑफ द कंपनी ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008 बिकॉज दे नीड 2 designated partner and one of them cannot be a designated partner, so they have to add a third person and make him a designated partner। बात समझ आ रही? एलएलपी फॉर्म तो हो सकती है, एलएलपी फॉर्मेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि आप एक ऐसे पर्सन को लीजिए ही मत, ठीक है। मान लीजिए मॉरल टर्पिट्यूड वाला पर्सन है, सेक्शन 5 में तो मॉरल टर्पिट्यूड के बारे में कोई बात नहीं लिखी गई है, लेकिन क्या वो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है? वो कभी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं हो सकता। सेक्शन 5 में लिखा गया कि आप अनसाउंड माइंड वाले को मत लीजिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को मत लीजिए, और कोई भी पर्सन जो इंसॉल्वेंट होने की एप्लीकेशन दे चुका है लेकिन अभी जज नहीं हुआ है इंसॉल्वेंट, उसको भी मत लीजिए, ठीक है। इतनी बातें सेक्शन 5 में कही गई थी, और यहाँ पर आके सेक्शन 7(4) के रूल नंबर 9 में डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम डीपी बताई गई है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम डीपी, ठीक है। ये दो चीजें प्रीसीडिंग 5 इयर्स के लिए हैं। इनमें प्रीसीडिंग 5 इयर्स जैसा कोई नाटक नहीं है, इसमें पूरे आजीवन कभी भी अगर आपके पास ये 2 ऑफेंस हुए हैं तो यू कैन नॉट बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द लाइबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इस पे आते हैं। क्यों डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया गया है उस पे आते हैं। Now, section number 8 provides that the liabilities of designated partners, it provides that unless expressly provided otherwise in the act, a designated partner shall be, देखो क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑफ एक्ट्स, मैटर्स एंड थिंग्स एज आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द एलएलपी in respect of compliance of the provisions of the act, including filing of any document, return, statement, report under this act and as specified in the agreement। अग्रीमेंट में आपने इसके अलावा और कुछ भी फाइल करने के बारे में, फर्निश करने के बारे में लिखा है तो उन सब के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो हमने पहले ये क्या डिस्कस किया कि डेजिग्नेटेड पार्टनर क्यों बनाते हैं, क्योंकि कल को आप ये हाथ मत झाड़ दो, ठीक है ना, कि अरे एलएलपी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, हम उसका क्या करें, नहीं हुई फाइलिंग नहीं हुई, बट ऐसे नहीं होता है, ठीक है। वन पर्सन हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल कि भाई फाइलिंग नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, ठीक है। Liability liable to all penalties imposed on the LLP for any contravention on those provision, यानी कि जिन जिन प्रोविजंस में ये लिखाया गया है कि इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, ठीक है। अभी आप आगे देखोगे पेनाल्टी में बहुत जगह लिखा रहता है कि इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, तो इम्प्रिजनमेंट किससे हो जाएगी? आप एलएलपी को तो उठा के जेल में डाल नहीं सकते, एलएलपी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, करेक्ट। जुर्माना दे सकते हो तो जुर्माना एलएलपी भर देगी, लेकिन जहां जहां इम्प्रिजनमेंट लिखा हुआ है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? एलएलपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। जैसे स्कूल में नहीं होता था क्या कि मॉनिटर की पोस्ट भी बड़ी अच्छी लगती थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, लेकिन कभी भी डांट पड़ेगी तो किसे पड़ेगी? मॉनिटर को ही पड़ेगी। तो वैसा ही है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर क्यों चुना गया है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर बहुत जिम्मेदारी का पर्सन है, उसी के ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां कि भाई जितने भी डॉक्यूमेंट्स और फाइलिंग्स होनी है, जितनी भी चीजें कंप्लायंस का पार्ट है, वो सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो डेजिग्नेटेड पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जितनी भी पेनाल्टीज एलएलपी पे इंपोज होनी है वो एक्चुअली डेजिग्नेटेड पार्टनर पे इंपोज होनी है। ये बात सेक्शन 8 में लिख दी, ठीक है। अब कभी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर ये नहीं कह सकता कि आप तो सेक्शन 3 में कह रहे थे कि एलएलपी एक अलग एंटिटी है, तो मुझे क्यों उठा के जेल में डाल रहे हो, क्योंकि भाई सेक्शन 8 में आके ये भी कहा गया था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी लाइबिलिटीज है। अंडरस्टूड? चलो इसको फटाफट से यहाँ पे लिख लेते हैं।
क्या लाइबिलिटीज है, सीधे यहाँ पे लिख लीजिए, ऑल कंप्लायंस फॉर LLP, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, लाइबिलिटीज imposed on LLP. So who is responsible for all of this? That is your designated partner. ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट कम्स योर वैकेंसी। वैकेंसी जब भी अगर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर से कम हो जाते हैं तो वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। किस रीजन से वैकेंसी क्रिएट हो सकती है? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर थे, एक पर्सन रिटायर हो गया या वो पर्सन की डेथ हो गई या उसने पार्टनरशिप से रिजाइन करना एक्सेप्ट किया, ठीक है। ऐसा कुछ भी केस अगर होता है और एक पोजीशन खाली हो जाती है, यानी कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर एनी टाइम होने चाहिए, बट फॉर सम रीजन देयर इज ओनली 1 डेजिग्नेटेड पार्टनर और देयर इज नो डेजिग्नेटेड पार्टनर, सो इट हैज टू बी फिल्ड इन विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर इट शुड बी रिज्यूम बैक और फिर से हमारे पास 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। Section 9 provides that LLP may appoint a designated partner within 30 days of the vacancy arising for any reason, कुछ भी reason हो, 30 days के अंदर अंदर वो भर जानी चाहिए। If no designated partner is appointed or if at any time there is only 1 designated partner, each partner shall be deemed to be designated partner. बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे हम लोग एक केस छोटा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि 30 दिन के अंदर अंदर हमें दूसरा डेजिग्नेटेड पार्टनर खोजना पड़ेगा। अब अगर दूसरा डेजिग्नेटेड पार्टनर 30 दिन के अंदर अंदर नहीं मिला तो यहाँ पे एक्ट क्या कहता है कि फिर जितने भी पार्टनर LLP में हैं आपके, वो सब डेजिग्नेटेड पार्टनर माने जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर LLP में सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं, तो सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं, दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर थे, ठीक है। 30 दिन बीत गए और 30 दिन बीतने के बाद क्या हुआ, हमारे पास कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं, आप एक जने को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना लो, खत्म, यही आपकी मर्जी थी। लेकिन क्या वहां पे कॉन्ट्रवेंशन है? बताओ। आपने कहा कि जब तक कोई और डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, आप जितने भी पार्टनर अवेलेबल होंगे सबको डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दोगे। क्या वहां पे कॉन्ट्रवेंशन है? जी हाँ, वहां पे कॉन्ट्रवेंशन है। सेक्शन 9 के हिसाब से तो आप 30 दिन बैठ सकते हो चुपचाप, लेकिन 30 दिन खत्म होते ही आपके ऊपर कितने सेक्शन की कॉन्ट्रवेंशन लग जाएगी? सेक्शन 6 की भी कॉन्ट्रवेंशन लगने लग जाएगी और सेक्शन 7(1) की भी कॉन्ट्रवेंशन लगेगी। सेक्शन 7(1) कहता है कि 2 DP होने ही चाहिए एट एनी टाइम इन दी LLP, करेक्ट। आप इकलौते पार्टनर बचे थे, तो 30 दिन बीतने के बाद, 30 दिन तो आपका कैजुअल वैकेंसी का पीरियड था, उसके बाद तो आपको दूसरा पार्टनर ऐड करना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद आपकी सेक्शन 7(1) की कॉन्ट्रवेंशन है। सेक्शन 9 कहता है कि अगर कोई और DP नहीं है, ठीक है, अगर 30 दिन के अंदर LLP अपॉइंट नहीं करती है, तो जितने पार्टनर है वो सब DP माने जाएंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर माने जाएंगे। तो सेक्शन 9 ये अज्यूम कर रहा है कि भाई आपके यहाँ पे 2-4 पार्टनर हैं, ठीक है, 4 पार्टनर है मान लीजिए, जिसमें से 2 लोग DP थे, एक जना अब DP नहीं है, 30 दिन बीत गए, तीनों लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर। सेक्शन 7(1) की तो कॉन्ट्रवेंशन नहीं हुई ना। सेक्शन 7(1) कह रहा था कि हमें 2 DP चाहिए, कभी भी तुम किसी को भी बनाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 DP होने चाहिए। अभी एक जना बचा था और उसने क्या किया, सेक्शन 7(1) की कॉन्ट्रवेंशन कर दी। वो खुद तो DP है और उसने सेक्शन 7(1) की कॉन्ट्रवेंशन कर दी। अभी आगे आप पनिशमेंट भी देखोगे। प्लस अगर वो 6 महीने इसी तरह से काम करता रहा तो सेक्शन 6 की भी कॉन्ट्रवेंशन हो जाएगी, जहां पे ये था कि भाई मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए एक पार्टनरशिप चलाने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? दोनों बातें समझ में आ रही है कि दोनों चीजों का फर्क क्या है। अगर 2 से ज्यादा लोग हैं आपकी पार्टनरशिप में, तब तो सेक्शन 9 आपको सेफ गेम देता है कि 30 दिन तक अगर नहीं अपॉइंट किया कोई बात नहीं, बाकी जितने भी बचे सब डेजिग्नेटेड पार्टनर। लेकिन अगर 2 से कम लोग थे तुम्हारे पार्टनरशिप में,
दो थे और एक जना उसमें से अब नहीं है, तो सेक्शन 7(1) की कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगी। विद इन 30 days यू शुड ऐड अनदर पार्टनर। ठीक है, कहीं से भी दूसरा पार्टनर पकड़ के ऐड करो। तो जब आप, एक बात ध्यान रखिए, इंस्टीट्यूट आपको क्या चाहती है, इंस्टीट्यूट चाहती है कि आप एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट बनो। आपके पास लोग एडवाइस के लिए आ रहे हैं, ठीक है, ये सेक्शन पढ़ के इसकी ट्रांसलेशन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब आप एक कंसल्टेंट बन रहे हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन रहे हैं, तो उस केस में आपको एडवाइस देनी है। तो जब आप केस बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, तो आपका पहला पैराग्राफ क्या होता है कि सेक्शन क्या कहता है, दूसरा पैराग्राफ होता है कि ये केस क्या है, तीसरे में होता है आपकी एडवाइस, आपका सोल्यूशन। तो वहां पे आप क्या लिखोगे कि however if the only designated partner who is left is not able to fill in the casual vacancy, he should add another partner who is not disqualified to become a designated partner. पता चला है कि ऐसा पार्टनर ऐड कर लिया who is disqualified to become a designated partner। अब क्या है, अगेन अब ये नई कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 7(4) कि तुमने ऐड तो किया, सेक्शन 9 ने कहा कि जितने बच्चे हैं सबको डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दो, और आप क्या है, एक ऐसा पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर बन के बैठ गया जो डिस्क्वालिफाइड था। ठीक है, तो जब आप सोल्यूशन दोगे तो लास्ट पैराग्राफ में जो अपनी एडवाइस दोगे उसमें आपको ये तीनों बातें लिखनी है कि दिस पर्सन शुड ऐड वन पार्टनर, ठीक है, इफ ही डज नॉट वांट टू कॉन्ट्रवीन एनी ऑफ द सेक्शंस, he should add another partner who is not disqualified from becoming a designated partner। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होएगा। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 10, दैट इज पनिशमेंट, यानी कि LLP। इफ section 10 provides that the LLP contravenes the provision of section 7(1). now what was your section 7(1)? section 7(1) में हमने पढ़ा कि 2 designated partner होने चाहिए। the LLP and its every partner shall be punishable with fine which shall not be less than 10,000 but which may extend to 5 lakh। बात समझ में आ गई? यानी कि जैसे ही सेक्शन 7(1) की कॉन्ट्रावेंशन हुई, एक पर्सन बचा था, उसने सोचा कि चलो 6 महीने का तो आराम है, लेकिन 6 महीने का आराम कहां से मैंने बोला, सेक्शन 6 से, राइट। वो एक लौता पर्सन बचा था, उसको लगा कि ठीक है यार 6 महीने का टाइम है ना दूसरा पार्टनर ऐड करने के लिए, लेकिन नहीं, एक्चुअली में 6 महीने का टाइम नहीं है दूसरा पार्टनर ऐड करने के लिए। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, नहीं तो सेक्शन 7(1) कॉन्ट्रावीन हो जाएगा और आपके ऊपर 10 लाख से लेके 5 लाख तक का जुर्माना लग जाएगा इकलौते के ऊपर। बात समझ में आ रही है? सेक्शन 10(2) provides that if the LLP contravenes the provision of section 7(4) यानी कि फाइलिंग रिक्वायरमेंट, एंड 5 जिसमें कि हमने रूल 9 डिस्कस किया था, यानी कि डिसक्वालिफाइड पर्सन को भी अगर आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर दिया तो, और सेक्शन 8 यानी कि अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो, और सेक्शन 9 जिसमें आपने वैकेंसी को ठीक से नहीं भरा तो, the LLP and every partner shall be punishable with fine which shall not be less than 10,000 but which may extend to rupees 1 lakh। ठीक है, ये फाइन किस पे लगेगा? LLP पे भी और एवरी पार्टनर पे भी। ऊपर वाला फाइन भी किस पे लगेगा? LLP पे भी और हर पार्टनर पे। LLP एंड इट्स एवरी पार्टनर, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि LLP और इट्स पार्टनर्स, LLP एंड इट्स एवरी पार्टनर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, so we are just writing this section 10। मैं ऊपर वाला सेक्शन हटा रही हूँ, वहां पे मैं सेक्शन 10(1) और सेक्शन 10(2) लिख दे रही हूँ। और 10(2) भी वही है, ठीक है। 10(1) में किसकी कॉन्ट्रावेंशन है? सेवन 1 की, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 7(1), ठीक है। किस पे फाइन लगेगा? फाइन ऑन LLP प्लस एवरी पार्टनर। कितना? 10,000 से लेकर
5 लाख तक का, ठीक है। और 10(2) में किस चीज की कॉन्ट्रावेंशन है? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, ध्यान से देखो, 7(4) यानी कि फाइलिंग रिक्वायरमेंट, 5 यानी कि जहां पे हमने डिस्क्वालिफिकेशन डिस्कस की थी, 8 जहां की लाइबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर डिस्कस की गई है, और 9 जहां पे कैजुअल वैकेंसी डिस्कस की है। किस पे लगेगा फाइन? एलएलपी प्लस एवरी पार्टनर पे लगेगा। कितना लगेगा? ध्यान से देखो, 10,000 से लेके 1 लाख तक लगेगा, ठीक है। दोनों सेम नहीं है, ओके। बात समझ में आ रही है? तो अभी तक हमने इसके बेसिक सेक्शंस के बारे में बात की, बहुत बेसिक सेक्शंस, कौन इसके मेंबर्स, कौन इसके पार्टनर्स हो सकते हैं, कैसे एलएलपी फॉर्म होती है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर की रिक्वायरमेंट। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम अब बात करेंगे कि किस तरह से एलएलपी रजिस्टर होती है, क्या क्या क्लॉजेस होते हैं, कितनी सारी डिटेल्स देनी पड़ती है एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो आई होप यू आर मेकिंग दीज नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अब आप देखो कि आपकी बुक में जो बातें 2 पेजेस में लिखी हुई हैं वो आपके पास कॉपी के 1 पेज में समराइज्ड फॉर्म में है। तो इसी तरह से आपको ये इतना मोटा टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट में आपके पास सब कुछ एक बहुत समराइज्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू पुट टाइम in classes so that you can save time before your examination, and that is very important, okay. So you have to just revise these 10 sections, and we'll definitely meet in our next session with more of sections. Thank you.